नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में जो है अच्छा खासा जो उसका सेगमेंट था उसको कंप्लीट कर लिया है। और इसमें अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, यानी कि भारत में अंग्रेज विद्रोह, प्रमुख विद्रोह पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। और इस सीरीज में हमने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में जितने भी विद्रोह हुए थे उसको हम लोग मोटा मोटी एक जो है हम लोगों ने 3 श्रेणी में बांटा था। जिसमें सबसे पहला जो श्रेणी था उसमें हम लोगों ने जन आंदोलन या जन विद्रोह जो हुए थे उसके बारे में पढ़ा था। दूसरा जो श्रेणी हम लोगों ने बनाया था उसका नाम था जनजातीय विद्रोह, जो कि खास करके जो वन्य क्षेत्र थे तो उन क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए थे, आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह हुए थे, तो उसको हम लोग जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत पढ़े थे। और तीसरा जो हम लोग कैटेगरी बनाए थे उसमें हम लोगों को पढ़ना था कृषक विद्रोह या किसान आंदोलन। तो कृषक विद्रोह जो है वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसान आंदोलन के बारे में। ठीक है, किसान आंदोलन की अगर बात करें तो थोड़ी सी बात यहाँ पे समझना है कृषक विद्रोह और किसान आंदोलन में अंतर को। विद्रोह शब्द का मतलब होता है जहां हिंसा हो। ठीक है, विद्रोह शब्द का मतलब क्या होता है? जहां हिंसा हो। और वहीं पे अगर आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे बातचीत से समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पे बातचीत किया जाता है। कोई भी मान लेते हैं कि अगर हमको आंदोलन करना है, सरकार के विरुद्ध अगर आंदोलन करना है तो आंदोलन की श्रेणी में वैसे घटनाक्रमों को रखा जाएगा, उन प्रक्रियाओं को रखा जाएगा जब हम लोग सरकार को पत्र लिखेंगे, उससे उसके समक्ष अपनी बातों को जो है सहजता बिना किसी हिंसा के, तो उस प्रक्रिया को हम लोग आंदोलन कहेंगे। तो पहला जो चरण चल रहा था वो था विद्रोह। शुरू में लोग सीधे जानते थे कि अंग्रेज जो हैं हमारे यहाँ आए हैं तो कर रहे हैं और हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इन पे हमला करेंगे, इनको लूटेंगे। चाहे जमींदार जो लोग थे जो कि कर वसूली का कार्य करते थे, तो अगर वो हमको टॉर्चर कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट उन पे हमला करेंगे, उनको लूटेंगे, उनको मारेंगे। ये तरीका हुआ करता था शुरू में। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी, जब खास करके जब भारत में जो पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ, तो जब शिक्षित वर्ग का उदय होने लगा भारत में, तो उस समय लोग समझने लगे कि इस तरह से समस्या का समाधान जो है वो आसानी से नहीं किया जा सकता है। और उस स्थिति में जो लोग थे वो आंदोलन का रुख करने लगे, जो किसान थे वो भी आंदोलन का रुख करने लगे। और इस श्रेणी में हम लोग देखेंगे जो प्रमुख आंदोलन हुए थे। यानी कि अगर आंदोलन की बात करेंगे हम लोग किसान आंदोलन का, तो किसान आंदोलन का मतलब ये हुआ कि वे किसी संस्था या किसी नेता के थ्रू अपनी बातों को जो है वो पहुंचाते थे अंग्रेजों के समक्ष, और उसके बाद में अंग्रेज को जो भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया लेना होता था वो करते थे। इस श्रेणी में अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला प्रयास हुआ था और जो सबसे पहला हम लोग आंदोलन देखेंगे, इसी आंदोलन का नाम था किसान सभा आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन का नाम क्या था? तो किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन की अगर बात करें तो ये आंदोलन जो है ये मुख्य रूप से 1919-20 के लगभग में इसका सबसे ज्यादा जो है प्रभाव रहा था। यानी कि इसका प्रभाव कब से कब रहा? तो 1919 से लेकर के 1920 ऐसे जो है अगर देखें हम लोग तो इससे पहले से ही इसका गठन हो चुका था। इसमें एक संस्था का गठन हुआ था, उसके बारे में भी हम तुरंत आप लोग को बता रहे हैं। लेकिन जो मेरा प्रभाव दिखा वो दिखा था 1919 और 20 में। इसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं
कि इस समय जो है भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसे हम लोग जानते हैं होम रूल लीग के नाम से। तो होम रूल लीग जो चल रहा था आंदोलन, तो उसमें जो उसके सदस्य थे, तो उन सदस्यों के द्वारा अवध के किसान जो थे, क्योंकि अगर देश को आजाद कराना था तो उसके लिए, और अंग्रेजों के नियंत्रण से अगर मुक्ति पाना था, तो भारत में जो भी वर्ग था, चाहे किसान हो, चाहे जो देसी रियासतों के जो राजा हों, हर एक वर्ग को एक दूसरे का सहयोग करना जरूरी था। और इस कड़ी में जो होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता थे, जो सदस्य थे, तो उन्होंने खास करके जो अवध का क्षेत्र था, तो अवध के क्षेत्र में जो भी किसान थे, तो अवध के किसानों को संगठित किया गया। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पहले जो है अवध जो राज्य था उस समय, अवध का जो क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में जो भी किसान थे, तो उन किसानों को सबसे पहले पहले संगठित करने का प्रयास किया गया। और यह प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल लीग के जो सदस्य थे, होम रूल लीग के जो सदस्य थे, तो उनके द्वारा यह प्रयास सबसे पहले पहले किया गया था। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो दो व्यक्ति थे, जिसमें से एक का नाम था गौरी शंकर मिश्र। गौरी शंकर मिश्र, ये लोग जो है मतलब कि यहाँ पे जा करके और जो भी उस क्षेत्र में किसान थे, तो किसानों को जागरूक करते थे और उनको संगठित करने का प्रयास करते थे कि अगर एकजुट होकर के और अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या को वहां पे सुनवाई होगा और आपको जो है सहूलियत प्रदान की जाएगी। इनका ये मानना था। और इस कड़ी में देखें तो एक गौरी शंकर मिश्र थे और दूसरे का नाम था इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी। इन दोनों ने मिल करके और उत्तर प्रदेश में जो अवध का जो क्षेत्र था, तो इस क्षेत्र में एक संगठन का निर्माण किया, एक संस्था का गठन किया, और उस संस्था का नाम था उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक तौर पे जिस संस्था का गठन किया गया था अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए और आंदोलन के नेतृत्व के लिए, तो उस संस्था का नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा किसका संगठन था? तो किसानों का संगठन था। इस संस्था के गठन में एक व्यक्ति का और विशेष रूप से योगदान था और उनका नाम था, मतलब ये दोनों जो थे ये संस्थापक थे, और जो संस्थापक थे, तो इनका सहयोग जो जिस व्यक्ति ने किया था उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, इनका भी विशेष सहयोग रहा था। इनके प्रयासों से इस संस्था का गठन हो गया और इस संस्था ने जो है आगे चल के अपनी मांगों को रखना शुरू किया, किसानों को जागरूक करके और किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। और इस कार्य में, इस संस्था में जो सबसे आगे चल के जिन लोगों ने भाग लिया था, उनमें से सबसे प्रमुख जो नाम था उसकी अगर हम लोग बात करें, तो इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था झिंगुरी लाल। झिंगुरी लाल। इसके बाद में अगले व्यक्ति का अगर हम लोग नाम लें तो वो थे दुर्गापाल। इन लोगों ने जो है किसानों को जा करके और उनको जागरूक किया और आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश किसान सभा को और अधिक जो है स्थायित्व प्रदान करने की अगर बात करें,
और अधिक संगठित करने का प्रयास करें। और अगर अगर हम लोग और अधिक संगठित करने की जो प्रयास किए गए उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो इन तीनों का आता है, बाबा रामचंद्र, झिंगुरीलाल और इसके बाद में दुर्गापाल। इन तीनों ने खास करके बहुत ज्यादा जो है किसानों को प्रेरित किया आंदोलन के लिए। और इसके बाद में अगर बात करें तो इन्हीं के प्रयासों से 1919 की बात है, 1919 में जो अवध का क्षेत्र था, तो अवध के क्षेत्र में जो वहां के जो खास करके जो निम्न वर्ग के जो लोग थे जैसे कि धोबी, नाई, तो इन्होंने बंद का आह्वान किया। ठीक है, जो धोबी थे, नाई थे, तो धोबी और नाई ने बंद का आह्वान किया। ठीक है, कि अब हम लोग किसी भी, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता था कि अगर अंग्रेज आए कि जी दाढ़ी बनाना है, तो दाढ़ी बनाना है, तो अब जो नाई लोग थे ये अपना छुरा कैंची लिए और चल दिए कि प्रभु अब हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी आंदोलनरत है। मतलब एकदम शांति से, कोई भी किसी प्रकार का हिंसा नहीं, एकदम शांतिपूर्वक जो है अपने विद्रोह को ये लोग कर रहे थे, अपने विरोध को दर्शा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम इसी तरह से जो है बहिष्कार करते रहेंगे। उसके बाद में जो धोबी लोग हैं गए कपड़ा धुलवाने के लिए, तो वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि जी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना, हम लोग का आज हड़ताल है। तो इस तरह से 1919 में जो धोबी और नाई जो लोग थे, जो समुदाय था, इसने अपने कार्य का पूरी तरह से बहिष्कार किया और ये प्रण लिया कि हम अंग्रेजों का और जो उधर के जो जमींदार वर्ग जो थे तो उसका कोई भी काम ये लोग नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहले तरीका हुआ। 1920 की बात है, 1920 ईस्वी में यही बाबा रामचंद्र जो हैं, इन्होंने इससे अलग एक और संस्था का गठन किया और उस संस्था का नाम था अवध किसान सभा। अवध किसान सभा। तो अब सुनिए ध्यान से, अवध किसान सभा का गठन किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसने किया? तो गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। इनके प्रयासों से ये आंदोलन जो है लगातार चलता रहा। ठीक है, और इसके सबसे ज्यादा प्रभाव वाले अगर क्षेत्र की बात करें कि इसके प्रभाव वाले जो क्षेत्र मुख्य रूप से थे, तो उसकी अगर बात करें तो इसमें फैजाबाद प्रभावित अगर क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा फैजाबाद, इसके बाद में सुल्तानपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, और इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पे रायबरेली। तो इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस विद्रोह का, इस आंदोलन का, विद्रोह नहीं आंदोलन, इस आंदोलन का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव देखने को मिला था। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले किसान सभा आंदोलन के बारे में पढ़ा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। जो प्रमुख प्रश्न बनने वाले हैं उसको ध्यान रखना है। किसान सभा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये अवध के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, किसान सभा जो मतलब कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का अगर देखा, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वो गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वो बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो यहाँ पे क्लियर है, 1920 ईस्वी में इस सभा का गठन किया गया था। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो अगला एक आंदोलन देखने को मिला उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। इस आंदोलन के बाद में अगर अगले आंदोलन की अगर बात करें हम लोग, तो ध्यान दीजिए, एक आंदोलन हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं एका आंदोलन के नाम से। एका आंदोलन। चलिए, एका आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो एका आंदोलन कोई अलग नहीं था। अभी जो हम लोगों ने किसान सभा आंदोलन देखा, तो किसान सभा आंदोलन का ही एक पार्ट था जिसको हम लोग एका आंदोलन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ और
1921 से मुख्य रूप से इन्होंने अपने आंदोलन को काफी तीव्र गति प्रदान की, ठीक है, और काफी ज्यादा जो है अपने आंदोलन को इन्होंने विस्तार देना शुरू किया, जिसके बाद में किसान आंदोलन जो है अपने चरम जो अवस्था थी उसमें पहुंचा। और इस श्रेणी में देखें तो 1921-22 की अगर बात करें तो इस समय अगर हम लोग बात करें इधर, जैसा कि मैंने बताया कि फैजाबाद, इसके बाद में आपका हो जाएगा सुल्तानपुर, और इसके बाद में हमने बताया आपको कि फैजाबाद, सुल्तानपुर, और एक था आपका राय बरेली। तो इन क्षेत्रों में जहां किसान सभा आंदोलन चल रहा था, इन क्षेत्रों में जहां किसान सभा आंदोलन चल रहा था, वहीं अगर हम लोग जो हरदोई, बहराइच, सीतापुर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है हरदोई, इसके बाद में आपका हो जाएगा सीतापुर, हरदोई, सीतापुर, इसके बाद में आपका बहराइच हो जाएगा। तो इन क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहां पे एका आंदोलन चल रहा था, ठीक है, यानी कि एका आंदोलन जो है, एका आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये किसान सभा आंदोलन से संबंधित था। और ये किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से चल रहा था, तो हरदोई, सीतापुर और बहराइच। इस आंदोलन के अगर नेता की हम लोग बात करें कि इस आंदोलन का नेता कौन था भाई, तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था मदारी पासी, ठीक है, यानी कि मदारी पासी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और सबसे प्रमुख बात कि इस आंदोलन में जो छोटे छोटे जो जमींदार, जो साहूकार लोग जो थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था और किसानों का सहयोग किया था। हालांकि जब ये विद्रोह काफी ज्यादा बढ़ने लगा तो 1922 आते आते लगभग से जो है सैनिकों के द्वारा इस विद्रोह का दमन करवा दिया गया, और 1922 आते आते ये विद्रोह पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो गया था। तो ये प्रमुख दो प्रमुख आंदोलन हुए किसानों के, वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये 1917 में हुआ था, आप लोग को पता होगा। हुआ यूं कि आपको हम बता दें 1915 में, आपको पता होगा 1915 में गांधी जी भारत आए थे, ये हम आगे आपको बताएंगे अगले क्लास में। गांधी जी जो हैं ये भारत आए थे। इसके बाद में आपको बता दें कि 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ये लखनऊ में हुआ था। 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ, इसमें जो गांधी जी हैं, गांधी जी ये सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे। गांधी जी सर्वप्रथम सम्मिलित हुए, और इसी सम्मेलन में बिहार से दो लोग गए थे, जिसमें से एक का नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है, और दूसरे का नाम था संत राउत। और आपको हम बता दें कि इससे पहले 1915 से पहले की अगर बात करें तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काफी ज्यादा जो है आंदोलन किए थे, सत्याग्रह किए थे, और वहां पे जो अश्वेत जन थे, अश्वेत जनों के लिए इन्होंने काफी ज्यादा जो है लड़ाई लड़ी थी, भारतीयों के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। इससे
भारत में भी छन छन के खबरें आ रही थी और यहाँ के लोग भी गांधी जी के व्यक्तित्व से जो है काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। और बिहार में ये दोनों जो है काफी ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी से। जब भेंट हो गया लखनऊ में, तो उस समय की हम आपको बात बता दें कि बिहार में एक प्रथा चल रही थी जिसे हम लोग जानते हैं तीन प्रथा। तीन प्रथा। और तीन प्रथा के बारे में हम आपको बता दें, तीन प्रथा में होता ये था कि 1 बीघा मतलब कि 20 कट्ठा जो जमीन था, तो 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा जमीन होता था, उस 3 कट्ठा जमीन में जबरन जो है नील की खेती करवाई जाती थी। जबरन जो है नील की खेती करवाई जाती थी चंपारण के क्षेत्र में। और चंपारण कहाँ का क्षेत्र है जी? तो ये चंपारण बिहार का एक जिला था। यहाँ पे जबरन अंग्रेजों के द्वारा जो है किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। यानी कि यहाँ पे तीन प्रथा का मतलब ये हुआ कि 20 कट्ठा, 1 बीघा में जो 20 कट्ठा होता था, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन को रिजर्व रखा जाता था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नील की ही खेती होगी। पहली चीज। इससे क्या होता था कि मिट्टी की उर्वरता जो है, नील की खेती जो की जाती थी, तो नील की खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम होती जाती थी और मिट्टी जो है ये अनुपजाऊ हो जाता था। मिट्टी कैसा हो जाता था? तो अनुपजाऊ हो जाता था, जिसके कारण किसान कहीं ना कहीं इस बात से काफी ज्यादा दुखी थे कि अंग्रेज जो है जबरन उनसे खेती करवा रहे हैं और उनकी खेती की जो उनके खेत की जो उर्वरता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और अन्य फसल भी उसके कारण जो है वो खराब होते जा रहे थे। इससे किसान जो है काफी ज्यादा दुखी थे। राजकुमार शुक्ल और संत राउत जो है, इन्होंने गांधी जी का बहुत नाम सुना था। लखनऊ अधिवेशन में भेंट भी हो गया, तो इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि सर थोड़ा सा चलिए, बिहार में भी बहुत समस्या है, वहां पे भी थोड़ा सा आप चल जाइएगा, आपके चरण पड़ जाएंगे तो हम लोग का थोड़ा उद्धार हो जाएगा। आप अंग्रेजों से हमारे लिए भी थोड़ी सी लड़ाई माने आंदोलन कर दीजिए, हमारे लिए भी, हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए। तो इस तरह से संत राउत और राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पे महात्मा गांधी जो है वो 1917 ईस्वी में, 16 में इन्होंने इनवाइट किया, 17 में ये आए बिहार में। और यहाँ पे इन्होंने बिहार में आकर के और जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे, तो उनके हक में अंग्रेजों से जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है अपना हड़ताल करना शुरू किया, वहां पे सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, तो इस आंदोलन को ही हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चंपारण में जो महात्मा गांधी के द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन को ही हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह में और भी जो प्रमुख नेता शामिल हुए थे, उनके बारे में हम आपको अगर बता दें कि अन्य जो प्रमुख गांधी जी के जो सहयोगी जो नेता शामिल हुए थे, उसमें से सबसे पहला जो नाम है, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली चीज। दूसरे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, यहां पे हम आपको बता दें, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह थे एक। तीसरे व्यक्ति जो थे, इनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह के बाद में एक और हम आपको बता दें, उनका नाम था मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, मौलाना मजहरुल हक। इन सब ने मिल करके और महात्मा गांधी का यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने यहाँ पे नील आयोग का गठन करके और इस आंदोलन इस समस्या का जांच करवाया और इस तरह से ये आंदोलन जो है वो एक तरह से सफल हुआ। इस आंदोलन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण हम आपको बात बता दें, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को देखते हुए और इनके प्रभाव को देखते हुए
एक भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, हम लोग जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की सफलता के बाद में महात्मा गांधी को एक उपाधि दी थी। ठीक है, इससे पहले की बात बता दें हम आपको, इस आंदोलन से पहले जो गांधी जी थे तो ये सिर्फ और सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ही थे। इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। तो ये एक प्रमुख यहां से आपका प्रश्न बनेगा कि महात्मा गांधी को, ठीक है, या गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद में इन्होंने जो गांधी जी थे तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो इस तरह से प्रमुख जो प्रश्न थे वो हमने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। ठीक है, इसमें जो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह किसके पक्ष में किया था? तो ये जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके पक्ष में ये सत्याग्रह इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को बिहार में किसने आमंत्रित किया था? तो वो दो व्यक्ति थे, जिसमें एक राजकुमार शुक्ल, दूसरे संत राउत। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दें, यहां से भी प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से व्यक्ति जो है वो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ सम्मिलित हुए थे। तो ये आपके प्रमुख नाम यहाँ पे हमने लिखे हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया कि इस आंदोलन के बाद ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। संत जो रविंद्रनाथ टैगोर थे या रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहीं कहीं मिलेगा, तो इनके द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो ये प्रमुख जो तथ्य थे वो हम लोगों ने देखा चंपारण सत्याग्रह के बारे में। इसके एक साल बाद जो है एक और आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था किसानों के लिए, और उस आंदोलन को हम लोग जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह के नाम से। ठीक है, अगला जो आंदोलन था उसको किस नाम से जानते हैं? तो खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये अप्रैल 1918 ईस्वी में ये सत्याग्रह हुआ था। हुआ यूं कि खेड़ा जो है ये गुजरात का एक क्षेत्र है। यहां पे हुआ ये था कि उस साल अकाल पड़ गया था। ठीक है, 1918 की बात है। यहाँ पे इस समय अकाल पड़ा हुआ था और किसानों का ये मांग था कि अंग्रेज जो है वो लगान की दर को कम कर दें। ठीक है, लगान की दर कम करना या माफ करना। ठीक है, कम या माफ करना, ये किसान चाहते थे कि अंग्रेज जो हैं वो कर को इस साल माफ कर दें, क्योंकि जब उपज ही नहीं हुआ है तो हम कर कहां से देंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो थे, अंग्रेज लगातार अपनी जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, हमको भाई लगान तो चाहिए, आपको फसल उपजे या ना उपजे, क्योंकि हमने आपको बताया भी था कि अंग्रेजों की ऐसी नीतियां थी कि वो कृषि के विकास पर ध्यान न दे करके अपने व्यापार पे ध्यान देते थे और नित्य प्रतिदिन किसानों का शोषण करते रहते थे। चाहे अकाल पड़े चाहे कुछ भी हो, किसानों से वे कर की वसूली करना नहीं छोड़ते थे। तो इसके कारण काफी ज्यादा यहाँ के किसान जो है वो परेशान थे। इन्होंने अंततः महात्मा गांधी को आवाज लगाई कि प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं, आइए और हमारा यहाँ पे जो है हमारे हक के लिए थोड़ा सा लड़िए, हमारा हक दिलाइए। तब जाके महात्मा गांधी जो है वो अप्रैल 1918 ईस्वी में वहां पे पहुंचे और वहां पे इन्होंने जो है अपना आंदोलन स्टार्ट किया, जिसको हम लोग जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह के नाम से। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह, तो इस आंदोलन के बाद में जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में अंग्रेजों के समक्ष किसानों की समस्याओं को रखा और कहा कि आपको जो है कर माफ कर देना चाहिए इस साल, क्योंकि जब किसान के पास फसल उपजा ही नहीं है तो वो कर आपको कहां से देगा। उसके बाद में अगर देखें तो
कर को माफ कर दिया गया था। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद में कर माफ कर दिया गया था। कर जो है कर माफ किया गया, ये सबसे प्रमुख बात। इस आंदोलन के बाद में कर को माफ कर दिया गया। और सबसे प्रमुख यहां से एक प्रश्न बनता है कि इसी आंदोलन में एक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महान नेता है जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इस आंदोलन में सबसे पहले, यानी कि इनका ये पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में सरदार पटेल जो है वो महात्मा गांधी की सहायता के लिए इस आंदोलन में उतरे थे। और ये आंदोलन जो है ये सरदार पटेल का प्रथम आंदोलन रहा था। तो ये प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में देखा। ठीक है, चलिए अगला जो आंदोलन था उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो इस आंदोलन को हम लोग जानते हैं बारदोली सत्याग्रह के नाम से। बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की अगर बात करें तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व की अगर बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख जो नेतृत्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का जो है प्रमुखता से नेतृत्व किया था। लेकिन इसके थोड़े बैकग्राउंड में हम लोग चलें तो सबसे पहले हम आपको बता दें 1928 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। हुआ ये कि बारदोली जो जगह है यहाँ पे किसानों के ऊपर जो है लगातार कर में वृद्धि की जाती थी। जो लगान था तो लगान में वृद्धि की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और लगान में वृद्धि होने के बाद में चूंकि यहाँ पे उपज जो था वो कम हो रहा था, ठीक है, किसानों को आय कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके बावजूद लगान में जब वृद्धि कर दी गई तो इस स्थिति में 3 जो किसान नेता थे उनके बारे में हम आपको बता दें, जिसमें से एक का नाम था, आपको बताएं तो कुंवर जी मेहता, ठीक है, एक व्यक्ति थे उनका नाम था कुंवर जी मेहता। इसके बाद में एक और व्यक्ति थे, इनका नाम था कल्याण जी मेहता। कल्याण जी मेहता और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाल जी। दयाल जी। इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जब लगान में वृद्धि लगातार अंग्रेज करने लगे तो इन्होंने किसानों को संगठित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया, आंदोलन चलाया। और ये बात थी 1922 की। 1922 में जब लगातार अंग्रेज जो है यहाँ पे कर में वृद्धि करते जा रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे किसानों को संगठित करके और अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। ठीक, इसके बाद में अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने वहां पे जांच करवाया इस समस्या का। और जांच करने के बाद में कर की दर को ने के बजाय इन्होंने और जो है 30% कर में वृद्धि कर दी। इन्होंने 30% वृद्धि कर दी। और जब इसका प्रभाव उल्टा हो गया तो लास्ट में कांग्रेस ने इस विद्रोह को जो है सपोर्ट प्रदान करना शुरू किया। और आपको बता दें कि इसके बाद में 1928 से इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ले लिया। यानी कि 1928 में जब स्थिति लगातार खराब होने लगी तो खराब होने के बाद में सरदार पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि इन्होंने जो है
सरदार पटेल ने जब इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो इन्होंने जो अंग्रेजी सरकार थी तो अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखा कि इस विषय में जो है उचित कार्रवाई की जाए और किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। इसके बाद में हम आपको बता दें कि इनके पत्र लिखने के बावजूद जो है, इन्होंने जो पत्र लिखा तो पत्र लिखने के बावजूद यहाँ पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और सरकार ने जो वृद्धि 30% की जो वृद्धि थी, इस वृद्धि को जो है घटा करके और यहाँ पे हम आपको बता दें 22% वृद्धि जो है वो किया। यानी कि सबसे पहले जो है जब कुंवर जी, कल्याण जी और दयाल जी ने जब आंदोलन चलाया तो 30% की उल्टी वृद्धि कर दी गई थी। जब सरदार पटेल ने पत्र लिखा तो पत्र लिखने के बाद में यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो कर की वृद्धि जो 30% होनी थी वो घटा करके और 22% कर में वृद्धि को यहाँ पे कहा गया कि 22% कर में वृद्धि किया जाएगा। फिर भी चूंकि ये भी काफी ज्यादा जो है कर वृद्धि थी तो ये आंदोलन जो है सरदार पटेल ने जारी रखा और इस विद्रोह को काफी व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। और इसमें हम आपको बता दें कि जो किसान थे तो किसान से गीता और कुरान की कस्में खिलाई गई। ठीक है, किसानों ने गीता और कुरान की कसम खाई, गीता और कुरान की कसम खाए किसान। इसके बाद में जो बंबई जो विधान परिषद था तो बंबई विधान परिषद के जो कार्यकर्ता थे तो उन्होंने इस आंदोलन के सहयोग में जो है इस आंदोलन के सपोर्ट में जो बंबई विधानसभा था, ठीक है, बंबई विधानसभा, तो बंबई विधानसभा के जो सदस्य थे सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और इस तरह से ये आंदोलन जो है जब काफी ज्यादा पकड़ने लगा तो उसके बाद में अंग्रेजी जो सरकार थी उसने अंततः उस अंग्रेजी सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा और अंग्रेजी सरकार जो थी उसने कर वृद्धि जो यहाँ पे 30% की गई थी उसको घटा करके और कर वृद्धि को 6.03% करके और छोड़ दिया। यानी कि लगभग मान के चलिए कि 6% कर की वृद्धि की गई और इस तरह से ये विद्रोह जो है, ये आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ। इसके बाद में इस आंदोलन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें तो वो ये था कि इसी आंदोलन में जो सरदार पटेल थे, ठीक है, जो वल्लभ भाई पटेल थे, तो वल्लभ भाई पटेल को इसी आंदोलन में जो बारदोली की महिलाएं थी तो बारदोली महिलाओं ने यहाँ पे सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाओं ने जो वल्लभ भाई पटेल थे तो पटेल जी को यहाँ पे सरदार की उपाधि दी थी। तो ये यहाँ पे एक प्रमुख प्रश्न है। इस पर आपको हम बता दें कि इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह पत्रिका। तो इस पत्रिका का यहाँ पे प्रकाशन किया गया था। ये भी एक प्रमुख आपका प्रश्न बनेगा। तो ये प्रमुख तथ्य थे जो हम लोगों ने बारदोली सत्याग्रह के बारे में समझा। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था तो 1928 में। इस सत्याग्रह का या इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से व्यक्ति बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, ठीक, और इसमें से आपको देगा कोई नाम तो आपको ये होंगे, ठीक ना, यहाँ पे समझना है। इसके बाद में आपका प्रश्न जो है पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह का कारण क्या था तो कर में वृद्धि जो है वो मुख्य रूप से इसका कारण रहा था। बारदोली सत्याग्रह से आपका जो है अगर पीसीएस रेंज में जाइएगा तो यहाँ से स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि कौन सही है अथवा मतलब गलत वाला जो है। इसके बाद में सबसे प्रमुख जो आपका प्रश्न बनने वाला है वो ये बनेगा कि किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को या सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो वो किसके द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था तो बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था।
तो ये प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा बारदौली सत्याग्रह के बारे में। इसके बाद में और जो है 2-3 और आंदोलन हम लोग देखेंगे जो प्रमुख थे, उसके बारे में हम आपको बता दें। चलिए, इसके बाद जो अगला हम लोग आंदोलन देखने वाले हैं उसका नाम है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात करें तो इस सभा का गठन जो है मुख्य रूप से जो क्षेत्रीय जो संगठन, जो छोटे छोटे किसानों के जो संगठन थे, तो उन संगठनों को एक साथ मिला करके और इस सभा का गठन किया गया था 1936 में। और इसमें शामिल होने वाले अगर संगठनों की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो संगठन जो इसमें शामिल हुआ था उस संगठन का नाम था बिहार किसान सभा। ठीक है, बिहार किसान सभा। इसके बाद में आपको बता दें कि एक और इसमें जो शामिल हुआ था उसका नाम था आंध्र प्रांतीय किसान सभा। ठीक है, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, बिहार किसान सभा। और इसके बाद में एक और हम आपको बता दें तो इसमें एक और जो सभा सम्मिलित हुआ था वो था किसान संघ। ठीक है, किसान संघ। तो इन तीनों को मिला करके और इस संस्था का गठन किया गया था जिसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा। इस सभा का मुख्य उद्देश्य था कि जो ये क्षेत्र थे तो इन क्षेत्रों में किसानों की स्थिति को जो है वो सुधारना इनका मुख्य रूप से उद्देश्य था। और जो मतलब कि अगर देखें तो मुख्य उद्देश्य की यहाँ पे अगर हम लोग वर्णन करें कि आखिर उद्देश्य क्या था जी इनका, तो सबको बता दें कि जमींदारों का जो शोषण था, ठीक है, तो जमींदारों का शोषण समाप्त करना सबसे पहला इनका उद्देश्य था। जमींदारों से शोषण समाप्त करना। चूंकि इस क्षेत्र में आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा थी और जमींदार निरंतर जो है किसानों का शोषण करते रहते थे। तो इस शोषण से किसानों को मुक्ति दिलाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद में जो जमींदारों का भू स्वामित्व था उसको समाप्त करना भी इनका मांग था कि भू स्वामित्व किसानों का समाप्त किया जाए। ठीक है, और अगला अगर देखें तो इसमें जो अगला जो उद्देश्य था वो ये था कि लगान में जो लगातार वृद्धि हो रही है तो लगान में उस वृद्धि को कम किया जाए और लगान में कमी की जाए। ठीक है, लगान अधिक होने के कारण किसानों की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय होती जा रही थी। तो इस आंदोलन का, इस सभा का मांग था कि बिहार में जो बिहार नहीं जो मतलब कि पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र था तो इन क्षेत्रों में जो लगान की दरें जो लगातार बढ़ाई जा रही हैं तो उन दरों में कमी की जाए, ये इनका मांग था। इसके बाद में अगला देखें तो जो खेतीहर मजदूर थे तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया गया था कि जो खेतीहर मजदूर हैं तो उनको एक न्यूनतम मजदूरी दर तय किया जाए। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी दर तो ये प्रमुख उद्देश्य थे। पहला कि जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाना किसानों को, उसके बाद में जो खेतीहर मजदूर थे तो उनको उनके लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करना और जो लगान की दर थी उसमें कमी लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस सभा का प्रथम सम्मेलन की अगर बात करें तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है, इसका प्रथम सम्मेलन की अगर बात करें तो इसका प्रथम सम्मेलन जो है ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इस सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये बिहार के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती।
स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये इनका नाम था। इन्होंने इस आंदोलन का जो है अध्यक्षता किया था, इस सभा का अध्यक्षता किया था, सबसे पहला जो सभा था। और इस सभा में अगर महासचिव की बात करें कि इस सभा के महासचिव कौन थे, तो उनका नाम था प्रोफेसर एन जी रंगा। तो प्रोफेसर एन जी रंगा जो थे, उनको इस सभा में महासचिव बनाया गया था। ठीक है। और इसके बाद में इससे संबंधित एक और आपको महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम आपको बताएं तो वो ये था कि इसी सभा में सबसे पहले निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर 1936 जो है, तो 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, किसान दिवस के रूप में मनाना तय हुआ इस सभा में। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने देखा अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1936। किसका किसका इसमें विलय किया गया था? तो बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, किसान संघ, इन तीनों को विलय करके और इस सभा का गठन किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के शोषण से मुक्ति, लगान की दर में कमी करना और मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करना। किसान अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की अगर बात करें तो वो किसने किया था? तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और महासचिव की बात करें तो महासचिव नाम था प्रोफेसर एन जी रंगा। और इसके बाद में आपको बता दें कि 1 सितंबर 1936 को इसी सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने देखा इस किसान सभा के बारे में। इसके बाद में एक और हम आपको महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बता दे रहे हैं। चलिए, अगला जो आंदोलन था उसका नाम था तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1946 में जो है ये आंदोलन हुआ था। और सबसे प्रमुख बात इससे संबंधित जो है अब हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। इस आंदोलन के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि इससे पहले जो कर की दर थी वो लगभग जो है वो मतलब आधा जो उपज था वो कर के रूप में अंग्रेजों के द्वारा ले लिया जाता था। लेकिन इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोग थे, जो किसान थे, तो किसानों का ये डिमांड था कि जो तेभागा आंदोलन में जो किसान शामिल हुए थे तो उनका जो है ये डिमांड था कि जो उपज का 1/3 भाग जो है, ठीक है, उपज का 1/3 भाग जो है वो कर के रूप में लिया जाए। ठीक है, यानी कि 1/3 भाग जो है ये कर के रूप में तय किया गया। किसानों का डिमांड ये था कि जो कर की दर थी, कर की दर को घटा करके और 1/3 कर दिया जाए, यानी कि 3 हिस्सा में 1 हिस्सा जो है वो कर के रूप में दिया जाएगा। ये इनका डिमांड था। इसके अतिरिक्त इनका एक और डिमांड था, वो ये था कि जब तक फसल का बंटवारा ना हो जाए, जब तक वो मतलब कि जो उपज का बंटवारा ना हो जाए, तब तक उपज जो है, जो फसल है वो किसान के पास ही रहेगा, जो बटाईदार है तो उसके पास ही रहेगा। ये इनका मुख्य रूप से डिमांड था। और इसी डिमांड को लेकर के इन्होंने तेभागा आंदोलन शुरू किया था।
तेभागा आंदोलन के अगर नेता की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो नाम था उनका नाम था कंपा राम सिंह। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम था कंपा राम सिंह और दूसरे का नाम था भवन सिंह। तो भवन सिंह और कंपा राम सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि ये आंदोलन जो है काफी लंबा समय तक तो नहीं चला था, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा रहा और ये एक सफल आंदोलन था, जिसके बारे में अगर हम लोग देखें तो किसानों ने यहाँ पे 2 नारे लगाए, जिसमें एक था तिभागा चाई। इनके नेतृत्व में किसानों को संगठित किया गया और किसानों ने आंदोलन शुरू किया और तिभागा चाई तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए किसानों के द्वारा। और अंततः जो अंग्रेजी सरकार थी तो अंग्रेजी सरकार इनके सामने झुक गई। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 1949 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था वर्गाकार अधिनियम। ठीक है, 1949 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यह अधिनियम लाया गया था 1949 में, और इस अधिनियम का नाम था वर्गाकार अधिनियम। इसमें किसानों की मांगे जो थी उसको मान लिया गया था। ठीक है, और इस तरह से ये आंदोलन जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो ये प्रमुख आंदोलन थे जो हम लोगों ने देखा, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रमुख आंदोलन हुए थे किसानों के, इसको हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी और आप इन सब का नोट्स भी बना रहे होंगे। देखिए क्या है कि आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो उसका कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आप जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसको कॉपी लेकर के बैठिए और उसका लगातार जो है वो नोट्स बनाते रहिए। बिना नोट्स बनाए हुए आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, हम चाहे कितना भी पढ़ा लें, क्योंकि लास्ट जो जब एग्जाम आएगा तो उस समय आपको रिवीजन के लिए नोट्स का होना जो है वो जरूरी रहेगा। आप उस समय इतना ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो जो मेन जो नोट्स आप बना के रखेंगे वही उस समय काम आएगा। हम सिर्फ समझा सकते हैं, बाकी थोड़ा सा बुक का हेल्प ले सकते हैं, वैसे इतना पर्याप्त रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे और पूरी तरह से लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।